के अंदर तो हमने देखा कि मीराब्यो और एबे सेज ये प्रोटेस्ट कर रहे थे एज इम्पोर्टेंट पीपल। जो मीराब्यो है वो तो खुद एक नोबलमैन था, और जो अबे सियस है ये एक एक प्रीस्ट था। जो नेशनल असेंबली है उसने फिर ड्राफ्ट किया एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसका ज्यादातर एम जो था वो तो नोबिलिटी की पावर को कम करने का ही था। राइट में आपको फ्रांस का मैप दिखाया है जिसे आप देख सकते हैं। मीनवाइल जुलाई के महीने तक जो राजा था उसने ट्रूप्स बुलाने शुरू कर लिए पेरिस के अंदर, क्योंकि वो मानता था कि सबसे ज्यादा नुकसान उसको हो सकता है। और लेकिन ये था कि रूमर्स फैलनी शुरू हो गई गांव गांव में कि जो राजा है वो अब ब्रिगांड्स और बैंड जो आर्मी के छोटे यूनिट है उन्हें हायर करके भेजने वाला है ताकि उनके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके, ताकि वो आम आदमी का जो ये डिस्क्वाइट या अनरेस्ट है इसको चुप करा सके। शैटो थे जहां राजा रहता था। लोगों ने इससे पहले कि ऐसा कुछ हो अपने जो भी उनके रोजमर्रा के घर के औजार थे उन्हें उठा के शैटोज पे हमला करना शुरू कर दिया, और जो भी सरकारी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें पकड़ के और जलाना शुरू कर दिया। ज्यादातर उनमें एक रिकॉर्ड्स थे कि एक साधारण लोगों ने कितना ड्यू करते थे, टैक्स कितना बचा था वगैरह वगैरह। नोबल मैन जितने थे वो भागे, कुछ तो बाकी के देशों में भाग गए छोड़ छोड़ के। जो लुई द 16 था अल्टीमेटली तो इसको मार दिया जाना था, तो सबसे पहले वो उससे पहले इसने रिकग्नाइज किया नेशनल असेंबली को, और जो भी उसने पावर्स नेशनल असेंबली ने कम की थी अब लुई द 16 की, इसे कबूल किया। 4 अगस्त 1799 को इन्होंने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया, और हमने देखा था 2 बिलियन लीवरे का ऋण या डेट था फ्रेंच सरकार के ऊपर। तो इन्होंने टिथ पहले तो 10% जो टैक्स लगता था जमीन की उपज पे उसे खत्म किया, और जो चर्च की जमीन थी उसे कॉन्फिस्केट किया, और जो नोबलमैन थे उसके 2 बिलियन के लीवरे के बराबर तो जमीन जब्त की इन्होंने, जो अब सरकार के पास आ गई थी प्राइवेट नोबलमैन से। जो शाटू के अंदर तो किंग रहता है, जो मैनर है उसके अंदर लॉर्ड रहता है। तो ये फर्क है इन दो तरह की बिल्डिंग्स के अंदर। जो मैनर है उसके अंदर लॉर्ड रहता है। तो ये फर्क है इन दो तरह की बिल्डिंग्स के अंदर। फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर किंग रहता है, लेकिन अब उसे हर एक चीज के लिए एक लेजिस्लेचर के थ्रू काम करना पड़ता है, और किंग और उसके मिनिस्टर्स को अब जवाबदेही है नेशनल असेंबली की। इसमें दिखाया है कि नेशनल असेंबली जो है वो 745 मेंबर्स की थी, जिसे एक डायरेक्ट इलेक्टोरेट 50,000 लोगों का जिसे लोग चुनते थे वो इस नेशनल असेंबली को चुनती थी। इसमें अभी जो थोड़ा फर्क रह गया तो, और जो जज है उसे भी डायरेक्टली लोग चुनते थे। तो 3 हो गए, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। इन तीनों के अंदर जो आपका जजेस, अभी इसमें जो फर्क रह गया था उसमें ये फर्क था कि 28 मिलियन यानी कि 2,80,00,000 में से सिर्फ 4 मिलियन को ही एक्टिव सिटीजन या वोटिंग राइट दिया गया था, और बाकी सब लोग जिसमें यंग लोग और वुमेन और चिल्ड्रन थे वो सब जो अभी पैसिव पॉपुलेशन के अंदर ही थे। इसके अलावा जो टैक्स जो 25 साल से ऊपर भी जो टैक्स ब्रैकेट में आते थे उन्हें ही इसके अंदर लिया गया था। जो जो आपकी एक्टिव सिटीजनरी है, only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of labors
wage were given the status of active citizen. तो जिन्होंने टैक्स पे में भी उन्होंने कोई रखा था कि 3 दिन का वो जितना काम करते हैं उतना टैक्स उन्होंने पे किया होना चाहिए। रिमेनिंग मैन और वुमेन को नॉन एक्टिव में ही रखा गया। जो असेंबली है उसके लिए आपको हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट के अंदर लाई करना पड़ेगा। तो जो अल्टीमेटली जो ऊपर की चीज थी उसके अंदर सबसे अमीर लोग ही घुस पाए। तो साधारण जो गरीब लोग हैं उन्होंने फील किया कि हम तो फिर भी रेवोल्यूशन से बाहर ही रह गए। तो रेवोल्यूशन हमने देखा था कि इतनी जल्दी खत्म नहीं हुई और ये आगे भी चलेगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उसने सबसे पहले एक 12 राइट्स ऑफ मैन डिक्लेयर किए कि एक आम आदमी के क्या राइट्स हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले कहा गया कि हर एक फ्री और इक्वल है, हर एक व्यक्ति कहीं भी पैदा हुआ है वो बराबर है। फिर जो राइट टू लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन, ये उसको फंडामेंटल राइट दे दिए गए कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो आपकी कोई प्रॉपर्टी आपसे नहीं छीन सकता। अगर आपको फिजिकल सिक्योरिटी है की जरूरत है तो ये फिजिकल सिक्योरिटी आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको इस चीज का उल्लंघन सरकार भी नहीं कर सकती। आपकी जो लिबर्टीज है उसके खिलाफ कोई सरकार का आपका ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेनिटी रिसाइड्स इन द नेशन, नो ग्रुप में एक्सरसाइज अथॉरिटी। तो सरकार ही जब इन चीजों को आपको प्रोवाइड कर रही है तो उसके नीचे भी कोई ग्रुप या संगठन नहीं हो सकता जो इस तरह की अथॉरिटी आपके ऊपर रखे। लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू व्हाटएवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर्स। तो जो लिबर्टी है उसको डिफाइन किया गया कि लिबर्टी में अगर आप किसी और का हार्म नहीं कर सकते, आपको हर एक चीज जिससे किसी और का नुकसान नहीं हो रहा वो आपको करने का हक है। जो फॉरबिड ओनली एक्शंस, तो जैसे और किसी को हक नहीं नुकसान होना चाहिए, इसी तरह से आपके जो भी एक्शन है उससे सोसाइटी को नुकसान नहीं होना चाहिए। कि तो अगर आपने मान लो सड़क पे कूड़ा गिर दिया तो किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं हुआ लेकिन जो सरकार है, सोसाइटी है, उसका तो नुकसान हुआ। तो इस तरह के आप नहीं नुकसान कर सकते। लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, all citizens have right to participate in formation personally or through। तो जो कानून है वो आम जनता का इच्छा है, उसी को कानून कहा जा रहा है। तो अगर सब लोगों का पार्टिसिपेशन होगी कि क्या कानून बनने चाहिए उनके कंट्री में, जिसमें सारे लोग इक्वल वेटेज रखते हैं कि अगर मैं और अमीर हूं और कोई और गरीब है तो हमारी बराबर की से है कि क्या एक्सेप्ट बाय लॉ। तो सिर्फ कोई कानून का अगर उल्लंघन उसने किया है तभी उसको अक्यूज अरेस्ट किया जा सकता है या डिटेन किया जा सकता है। एवरी सिटीजन में स्पीक, राइट और प्रिंट। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो एक्सप्रेशन था प्रेस में छपता था वो पहले सरकारी ऑफिशियल से परमिशन लेने के बाद छपता था। अब आपको कोई भी कुछ भी बोलने का हक कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया था। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक फोर्स फॉर द एक्सपेंसेस इन प्रोपोर्शन टू देयर मीन। तो एक कॉमन टैक्स की तो जरूरत फिर भी रहेगी, तो वो टैक्स जो है वो प्रोपोर्शन टू देयर मीन्स। तो जिसके पास 100 रुपए है उससे 5 रुपए लिया जाएगा, जिसके पास 5 रुपए उससे 50 पैसे ही लिए जाएंगे। तो इस तरह से जो आपके पास है उसके हिसाब से ही आपके ऊपर टैक्स होगा, लेकिन सबके ऊपर होगा। आखिरी पॉइंट जो आपका कि आपका जो since property is sacred, inviolable, no one may be deprived of it unless a legally established public necessity is required। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी संपत्ति है इसको सरकार को अगर किसी पब्लिक गुड के लिए चाहिए और अवॉइड नहीं किया जा सकता तभी लेंगे, अदरवाइज आपकी प्रॉपर्टी का ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी किसी ने छीन ली आपसे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो जो रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट है उसने लिखा कि इस चीज के बारे में, द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग पीपल हैज बीन गिवन टू द रिच। तो वही बात हुई कि ये वाली सारी चीजें बहुत बढ़िया थी और एक स्टेप फॉरवर्ड था, लेकिन क्योंकि नेशनल असेंबली में सिर्फ अमीर लोगों को ही इजाजत दी गई थी तो ये अपने आप में कंप्लीट नहीं हुआ था। अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन वहां पर फ्रांस में उस समय 18th सेंचुरी खत्म होने तक पढ़ाई इलिटरेसी का लेवल कम था, तो बहुत सारे सिंबल्स बनाए गए जिन सिंबल्स को फिर
मीनिंग था कुछ ना कुछ। तो इस तरह से अगर टूटी हुई चेन है तो एक फ्रीडम का सिंबल है कि अब आपके ऊपर कोई बेड़िया नहीं है। बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस है, यूनिटी का सिंबल है कि हम सब एक साथ जुटे हुए हैं। अगर एक ट्रायंगल के अंदर एक आंख बनी हुई है तो ये नॉलेज का सिंबल है कि आपको नॉलेज हो रही है। जो आपका स्केप्टर कहते हैं इसको, स्केप्टर जो है ये रॉयल पावर का फोर्स है। एक सांप अगर इस पोजीशन में है तो ये इन्फिनिटी का सिंबल है, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। अगर एक रेड कैप अगर आपने है तो ये जो स्लेव फ्री हो जाता है उसके बाद इस तरह की टोपी पहनता है। तो स्लेवरी को भी अबॉलिश किया गया उस समय। फ्रांस के अंदर बहुत चल रहा था शुरू में 1794 में जब सरकार बनी, जेकोबियन थे वहां पे रूलर्स। तो जेकोबियन एक सेक्ट था जिसके पास पावर आई, तो उन्होंने सारी स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया। कोई भी आदमी को जबरदस्ती काम पे नहीं लगाया जाएगा, चाहे वो किसी और कंट्री से लाए हो। जैसे ब्लैक्स को लगाते थे ये फ्रेंच अपनी कॉलोनीज के अंदर, तो उनको भी थोड़ी देर के लिए नेपोलियन ने आके दोबारा स्लेवरी को परमिट किया, लेकिन कुछ देर के लिए स्लेवरी को अबॉलिश किया इन्होंने। तो जो स्लेव्स फ्री होते थे वो इस तरह की लाल टोपी पहनते थे। फ्रांस के जो नेशनल कलर्स हैं वो ब्लू, व्हाइट और रेड है। तो इस तरह की अगर कोई लेडी की तस्वीर है तो इसमें वो तीनों कलर हैं, तो ये एक नेशनल कलर ऑफ फ्रांस को दिखाता है। विंग्ड पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, तो इस तरह से एक छड़ी लिए हुए एक लेडी, जो ये सिंबल है ये कानून का सिंबल है। टैबलेट, लॉ टैबलेट्स हैं, अगर इस तरह से दो पत्थर रखे हुए हैं साथ साथ पे साथ, तो इसका मतलब है कि सब लोग बराबर हैं कानून की नजर में। तो ये इस तरह के कई आपके सिंबल्स थे जो फ्रांस के अंदर निकल के आए। द फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। तो यहाँ पे अब फ्रेंच रिपब्लिक जो रेवोल्यूशन है वो कंप्लीट होती नजर आ रही है। तो नजर आ रहा है कि जो लुई द 16th है उसने साइन कर दी थी कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो एक सीक्रेट नेगोशिएशन में था प्रशिया, जर्मनी के राजा के साथ। लेकिन ऐसा कुछ हो पाए कि वो इसको कैसे इन चीजों को चुप करे। तो अगर ऐसा कुछ हो सके, इससे पहले ही जो नेशनल असेंबली थी उसने वॉर, जंग का ऐलान कर दिया प्रशिया, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के ऊपर, और हजारों वॉलंटियर्स आ गए आर्मी को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि वो एक इस जो और साथी देश थे वो नहीं चाहते थे जहां पे अभी ये रेवोल्यूशंस नहीं आई हैं वो एक साथ मिलके फ्रेंच लोगों के खिलाफ हो जाएं। और तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी ये हर यूरोप के किंग और अरिस्टोक्रेसी के खिलाफ खड़ी हो गई, और इस तरह से कई पेट्रियोटिक जो फीलिंग थी वो निकालने के लिए कई गाने बने वगैरह वगैरह। जो रेवोल्यूशनरी वॉर थी वो ऑफ कोर्स एक दो चीजें होती है, एक तो स्टेबल गवर्नमेंट बनाना, फिर उसके बाद में अपनी इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस करना। तो अभी इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस करना बाकी था, और जो रेवोल्यूशन था वो बहुत सारे लोग मानते थे कि अभी आगे और बढ़ाने की जरूरत है। तो क्योंकि जब 1791 में तो अभी सिर्फ पॉलिटिकल आपको रेवोल्यूशन हुई थी, आपको सिर्फ अमीरों को राइट्स मिले थे, और इकोनॉमिक और इक्वालिटी, जो इकोनॉमिक इक्वालिटी थी उसके हिसाब से चीजें नहीं हुई थी। जो कई क्लब्स थे इस टाइम पे जिनके अंदर प्राइवेट इंडिविजुअल जो पढ़े लिखे थे वो बातें करते थे, तो उन्हीं में से एक क्लब था जेकबिन्स। ये एक चर्च थी जिसके अंदर सेंट जेकब पेरिस के अंदर, जो वहां लोग मिलते थे ये शायद सबसे ताकतवर थे। इसी तरह से वुमेन ने भी कई सारे क्लब्स बना रखे थे अपने, जो जिसके अंदर वो अपनी इंपॉर्टेंट चीजें जो उन्हें लगती थी उसे डिस्कस करते थे। मेंबर्स ऑफ द जेकबियन क्लब मेनली बिलोंग्ड टू लेस प्रॉस्परस। तो जेकबियन जो थे ये थोड़े गरीब लोग थे, इतने अमीर लोग नहीं थे। इन्होंने अपनी ड्रेस भी बना रखी थी, तो इस तरह धारीदार स्ट्राइप्ड पैंट्स थी इनकी, जिसको ज्यादा फैशनेबल नहीं मानते थे कोई। तो ये एक फैशन के खिलाफ इन्होंने फैशन चला रखा था इस तरह की स्ट्राइप्ड चीजें पहनने के लिए। और इनका जो लीडर था उसका नाम था मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। तो जो मैक्समिलियन रॉबेस्पियर था ये अल्टीमेटली
ऑल पावरफुल बन गया और इसके हाथ में सारी पावर आ गई, लेकिन इसने कोई बड़ा अच्छा इस्तेमाल नहीं किया अपनी पावर का। हम देखेंगे ये जो फ्रेंच लिबर्टी का सिंबल था, वो एक इस तरह से एक लेडी जो पढ़ाई कर रही है या पोएट्री पढ़ रही है, ये एक वुमेन जो था वो सिंबल ऑफ लिबर्टी बन गया फ्रांस के अंदर। और जो इसी तरह से जो जेकबिन्स था, उसी पे वापस आते हैं हम, तो उनको एक नोन एज सैंस कुलोट्स भी इसे कहने लगा गया, जो बगैर ब्रीचेस, तो ब्रीचेस फैशन की आइटम थी जो सब लोग, बाकी अमीर लोग पहनते थे, तो कुलोट्स शायद ब्रीचेस को कहते हैं। और जो सैंस मतलब बगैर कुलोट्स, तो ये बगैर ब्रीचेस के ये लोग रहते थे। समर ऑफ 1792 के अंदर जो जेकबिन्स हैं, उन्होंने इंसरेक्शन ऑफ लार्ज पैरिशंस, तो ये अभी इकट्ठा कर रहे थे लोगों को। तो इस तरह से इन्होंने सारे इंसरेक्शन मतलब विरोध में खड़े हो जाना पैरिशंस का। तो पैरिशियंस इस तरह से आए और उन्होंने बहुत घंटे तक जो पैलेस था उसको भी कब्जे में रखा और किंग्स गार्ड को भी रखा। अल्टीमेटली किंग को भी इन्होंने कई देर तक होस्टेज में रखा और उसके बाद में इम्प्रिजन्ड द रॉयल फैमिली, तो रॉयल फैमिली को इन्होंने कैद में किया और इलेक्शंस कराए उसके बाद में, जिसमें हर 21 साल से बड़े व्यक्ति को रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ राइट टू वोट मिल गया। द न्यूली इलेक्टेड ऑल मेन, तो अभी वुमेन को अभी भी नहीं मिला है, ऑल मेन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव को मिल गया। तो न्यूली इलेक्टेड इस असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। तो ये कन्वेंशन, आपकी जो सारी नेशनल असेंबली नहीं बनी, जो 21 साल के ऊपर वाले सब लोगों ने वोट किया, उसको अब कन्वेंशन कहते थे। और सितंबर 1792 में इन्होंने अबॉलिश कर दिया मोनार्की को, कि हमारा कोई राजा नहीं है, और फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया फ्रेंच रिपब्लिक। तो शायद ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, 21 सितंबर 1792। और यहाँ पे अब ये था कि कोई हेरिडेटरी मोनार्की नहीं होगी। जो किंग था लुई द 16, उसे सेंटेंस टू डेथ कर दिया कि आपसे हमें राज नहीं किया जाएगा, आपसे आपने हमारा विरोध किया। जैसे हमने देखा था कि इस किंग ने प्रशिया के राजा के साथ भी सीक्रेट नेगोशिएशन भी कर रहा था, तो इस तरह से इसके ऊपर चार्ज लगा के इसको सेंटेंस टू डेथ, सजाए मौत दे दी गई। और उसे जनवरी 93 में पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया, सबके सामने मार दिया गया। और उसकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनियट, इसको भी पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया। हालांकि अब आप देखिए कि पब्लिक एग्जीक्यूशन के बाद अब असली डिफिकल्टी शुरू होती है कि अब जो राजा है, जो रॉबेस्पियर को बना रखा था इन्होंने, वो एक सीवियर कंट्रोल की पॉलिसी रखता था, क्योंकि ये एक साधारण बैकग्राउंड से आए थे। तो ये अपना जो भी लोग पुरानी तरह की गवर्नमेंट के अंदर विश्वास रखते थे, उनको ये गुलोटीन कर देते थे। गुलोटीन मतलब उनका सर काट देते थे, एक मशीन थी उस पर सर डाल के सर काट देते थे। तो बहुत सारे एक्स नोबल्स, क्लर्जी, जो भी लोग पहले बहुत पावरफुल होते थे सोसाइटी के अंदर, इवन जो इनकी खुद की पार्टी जेकबिन के अंदर भी जो लगता था इन्हें कि लोग अच्छे नहीं हैं और इनका विरोध करेंगे, उन सबको मारना इन्होंने शुरू कर दिया। और इन्होंने ऐसे ही एक्चुअल कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस कर दिया, इससे ज्यादा पैसे नहीं लगे, नहीं कोई तनख्वाह देगा, इससे ज्यादा कोई कीमत नहीं देगा इन चीजों की। ब्रेड और मीट को राशन कर दिया, और ब्रेड भी एक तरह की कर दी सबके लिए, कि ये वाली ब्रेड है जो सब खाएंगे। और जो भी महंगे तरह की ब्रेड थी उसे फॉरबिड कर दिया, फॉरबिडन कर दिया, हर एक के लिए सेम ब्रेड हो जाएगी। तो इतना ज्यादा शायद कंट्रोल एक जनता के ऊपर करने का कोई मतलब नहीं था। और चर्चेस को भी बंद कर दिया, और उनके अंदर बैरक्स बना दिए, दफ्तर बना दिए। तो रॉबिस्फेयर की जो पॉलिसीज थी, वो देखा जा रहा है कि इतनी रिलेंटलेस थी कि जो सपोर्टर्स भी होते थे वो भी कहते थे कि भाई ये ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा कट्टर हमें नहीं होना चाहिए। और अल्टीमेटली 1974, करीब एक साल बाद,
रॉबेस्पियर को अरेस्ट किया गया और उसको खुद को ही गुलोटीन कर दिया गया, उसको खुद को ही मार दिया गया। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जर्नलिस्ट के, जैसे कैमिल डेस्मोलिन है, इसने काफी इसका खंडन किया है, इसके अगेंस्ट बोला है कि इस तरह से आप पॉलिसीज के अंदर जो इतना पीसफुल तरीके से उनको रहने क्यों नहीं दिया जा रहा, और प्रिंसिपल्स के ऊपर हमें लाइफ को लेके जाना है आगे, रादर देन के हम डर के और सबको मारने लग जाए। बात सही थी, लेकिन इसको खुद को ही मार दिया गया, इस जर्नलिस्ट को भी मार दिया गया ये चीज बोलने के लिए। तो बड़ा एक डायनामिक सोसाइटी हुई थी, जिसके अंदर जो भी चीजें थी वो अब सेफ नहीं थी। ये थी जो उनके इतिहास की तस्वीरें हैं। आगे चलते हैं हम। द डायरेक्टरी रूल्स इन फ्रांस। तो जब जेकबिन गवर्नमेंट जब गिर गई, जब रॉबेस्पियर को मार दिया गया, तो जो वेल्दियर मिडिल क्लास थी वो दोबारा आ गई पावर के अंदर। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो 21 साल से ऊपर वाले आप जो भी बड़ी बड़ी चीजें कहने करने की कोशिश कर रहे थे, ये तो नहीं चली, और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फिर से बना, और जिसे डिनाइड किया गया नॉन प्रोप्राइटरी प्रॉपर्टीड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो फिर से जो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनकी वोट फिर वापस ले ली गई, और अब की बार 2 इलेक्टेड काउंसिल लेजिस्लेटर बने के 2 हाउसेस, जैसे इंडिया में अभी भी है, एक विधानसभा और एक राज्यसभा। इस तरह से 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया, और एक डायरेक्टरी जिसके अंदर 5 मेंबर होते थे उसको कहा गया अब ये लोग रूल करेंगे। तो कोशिश ये थी कि भाई हमने एक राजा को हटा के जब एक ही आदमी को दोबारा से सारी पावर दी तो ये चला नहीं, तो अब एक डायरेक्टरी या 5 लोगों का ग्रुप मिलके हम पे राज करेगा, और इससे कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होगी एक ही व्यक्ति के हाथ में। इसका प्रॉब्लम ये थी कि जो डायरेक्टर्स थे, डायरेक्टरी के पार्ट, वो आपस में ही भिड़ते रहते थे, और उसके अलावा वो लेजिस्लेटिव काउंसिल हमने देखा था, इतने एक ग्रुप ऑफ मेन था, वो उसके साथ में भी जिन्होंने कानून पास करना थे उनके साथ में भी लड़ते रहते थे, और ये एक दूसरे को चाहते थे ये डिसमिस हो जाए। तो इससे पावर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दौर आया डायरेक्टरी के राज में भी, जिसने अल्टीमेटली नेपोलियन बोनापार्ट, जो सबसे मशहूर फ्रांस का राजा एम्परर रहा है, उसको रास्ता दे दिया पावर में आने का। तो इससे नेपोलियन ने अपना ये मौका नहीं छोड़ा, और इस उथल पुथल जो पॉलिटिकल थी फ्रांस के अंदर, उसके मद्देनजर खुद पावर में आ गया एज अ मिलिट्री डिक्टेटर। और जो fraternity remained, although all these changes to form government and ideals of freedom, of equality and fraternity remain inspiring the political movements in France and the rest of Europe during the following century. तो ये सब उथल पुथल के बावजूद जो सिर्फ आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, ब्रदरहुड और बगैर राजा के एक कंट्री का चलना यूरोप और हिंदुस्तान तक इंस्पायर हो गया कि भाई इस तरह की में इस तरह की चीजें जो आज शायद हिंदुस्तान में भी चलती हैं, तो वो फ्रांस के पहले लेटेस्ट सिविलाइजेशन में जो रेवोल्यूशन, तो हमने देखा कि इवन जब था तो जो विमेन थी उनके लिए तो अभी भी वही पुराना हाल था, जो भी वो फैसले लेगी इसके अंदर उनको कोई राइट। तो एक तस्वीर दिखाई है घुड़सवारी करके सारी जो विमेन है अपने घरेलू औजार, जहाँ पर ताकि किंग जो भी, यहाँ पे तो लिखा है जो उन्होंने हमला किया था किंग के ऊपर, उसकी ये तस्वीर है। जो हालत ये थी कि जो विमेन है उनको एक्सेस नहीं था एजुकेशन के लिए, जॉब ट्रेनिंग के लिए, और सिर्फ जो अमीर घर की लड़कियां थी सिर्फ उन्हें पढ़ने के लिए इजाजत थी, और उसके बाद में वो भी उनकी सिर्फ शादी कर दी जाती थी। तो जो वुमेन थी वो नॉन टेक्निकल काम, सीमट्रेस मतलब कपड़े सीना, कपड़े धोना,
फूल बेचना, फ्रूट और वेजिटेबल को मार्केट में बेचना, और डोमेस्टिक सर्वेंट काम करना बड़े लोगों के घर पे, इससे ऊपर वुमेन कहीं जा नहीं पाती थी। तो वर्किंग वुमेन जो थी उनको भी अपनी फैमिली और कुकिंग और पानी भरना और ब्रेड के लिए क्यू लगाना, यही जिंदगी बन गई थी वुमेन की। तो उन्होंने भी अपना, और उनकी तनख्वाहें भी कम थी मेन से, तो ये सोशल सिचुएशन के अंदर वुमेन ने भी आवाज उठानी ठीक समझी। तो 60 वुमेन्स क्लब, तो वुमेन्स क्लब बनने शुरू हो गए। क्लब बड़ा पावरफुल वर्ड था फ्रांस के अंदर। हमने देखा था कि जेकबिन एक क्लब था जो अल्टीमेटली सारा सरकार बना गया जब 1793 में। तो इसी तरह से वुमेन ने भी सोचा कि हम भी क्लब्स बनाएंगे, और सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन बनाई गई, जो एक बड़ा मशहूर क्लब बना। और इनका डिमांड्स यही थी कि वुमेन को भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले मेन के बराबर। और जो कॉन्स्टिट्यूशन 1971 में बना था, जिसके 12-13 पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ के बताए थे, जिसमें वुमेन को सिर्फ एक पैसिव सिटीजन के हिसाब से बना दिया गया था, उससे बड़े वुमेन डिसअपॉइंटेड थी कि हमें, हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है। और अर्ली ईयर्स ऑफ रेवोल्यूशन गवर्नमेंट ने जो भी चीजें थी उससे हालांकि इम्प्रूवमेंट हुई थी वुमेन की लाइफ में। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, कई सारे स्कूल्स बनाए गए थे जिसके अंदर वुमेन को, अब लड़कियों को पढ़ाना कंपलसरी था, ताकि अब जो फादर्स थे वो अपनी लड़कियों की शादी जबरदस्ती नहीं कर सकते थे। मैरिज को भी अब एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया था। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जिसके अंदर आप सिविल लॉ के तहत एग्री करते हो अपनी मर्जी से जाने के लिए, और अगर वो शादी आपको नहीं पसंद तो आपका हक है कि, और लीगली आपका राइट है कि आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेन और वुमेन दोनों ये काम कर सकते थे। वुमेन के लिए ट्रेनिंग भी अब अवेलेबल थी जॉब्स के लिए, और वो अब आर्टिस्ट और छोटे बिजनेस चलाने लगी थी। इस सब के बावजूद ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, जो वुमेन्स क्लब, तो जो रॉबेस्पियर आया था जेकबिन क्लब का, तो उसने वुमेन्स क्लब को बंद कर दिया था। तो ये एक अन्याय इस तरह के थे कि पॉलिटिकल पावर के लिए जो वुमेन थी उसके लिए अभी मैन तैयार नहीं थे, फ्रांस तैयार नहीं था। तो पॉलिटिकल पावर के बाहर तो सोशल लाइफ में तो शायद इम्प्रूवमेंट्स थी, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट वुमेन को उस दौरान में अरेस्ट कर दिया गया और के एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी कि मार दिया गया। और ये जो वुमेन्स राइट है, ये इतना एक बड़ा मुद्दा था जो अगले कई 100 साल, 200 साल तक वुमेन को लड़ना पड़ा बिफोर दे वर एबल टू गेन द कंप्लीट फ्रीडम। और द राइट टू वोट वाज कैरिड आउट इन इंटरनेशनल सफरेज ड्यूरिंग लेट 19th। तो ये जो वुमेन की इक्वालिटी के लिए लड़ाई थी, ये कई 100 साल चली अगली 19th और 20th सेंचुरी के दौरान भी। और पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ वुमेन जो थी रेवोल्यूशनरी ईयर्स में, उन्होंने अपने आप को जागरूक रखा। और फ्रांस के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर वुमेन को राइट मिला है 1947 के बाद में। और फ्रांस को भी उससे एक साल पहले जाके 1946 के अंदर वुमेन को राइट मिला है फ्रांस के अंदर। तो आप इस चीज से ये अप्रिशिएट कर सकते हैं कि इंडिया कितना एडवांस्ड और बोल्ड था शुरू में ही, अपनी सारी सिटीजनरी को बगैर उसकी पढ़ाई, बगैर उसकी जेंडर, बगैर और चीजें देखे सबको वोट देने के लिए। ये इंडिया का कितना फॉरवर्ड थिंकिंग स्टेप था। लाइफ ऑफ एन रेवोल्यूशनरी वुमन, तो लाइफ तो खराब ही थी। तो जो ओलिम्पे डी गॉज थी, जो लेडी, ये अपना 41 साल 50 साल के होके 45 इयर्स के होके इसकी डेथ हो गई। और ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में थी, और ये वुमेन को जो राइट्स थे उनके लिए लड़ती रही। आप देखेंगे कि ये रेवोल्यूशन से पहले पहले की चीजें हैं, और अल्टीमेटली इसको ऐसा लग रहा है जैसे रॉबिस्पियर ने ही मार दिया हो। तो नेशनल असेंबली के अंदर वही इसने जेकोबिन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, और इसके क्लब्स को भी बंद कर दिया गया। नेशनल कन्वेंशन, जो कन्वेंशन हुई थी, उसने इसको कह दिया आप सरकार की स्टेबिलिटी। ओलंपी डी गॉज ने वो था कि एक तो इक्वल है, मैन और वुमेन दोनों इक्वल हैं, इस चीज को आप मान लो। दूसरा ये कि आपका जो पॉलिटिकल असर्शंस हैं उसमें जो नेचुरल राइट्स हैं वुमेन के,
वो वही है, लिबर्टी, प्रोस्पेरिटी, सिक्योरिटी। और इसके अलावा जो जो यूनियन ऑफ मैन एंड वुमन है, जो शादी है, वो उस चीज को जो सारे देश को चला रही है, वो तो एक यूनियन ऑफ मैन और वुमेन है। और वो दोनों को अगर आप इक्वल नहीं मान रहे हो इन पर्सनली, आइदर पर्सनली और बाय द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मुलेशन, तो बेसिकली जो सारी चीजें हैं वो अलग अलग शब्दों में, और वुमेन पे भी जो कानून है उसका वो पालन करेंगी, इसके अलावा और कोई कानून उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। ऑफ स्लेवरी, तो स्लेवरी खत्म करने के ऊपर फ्रांस में दो काम हुए। पहले अबॉलिश कर दी गई स्लेवरी, फिर दोबारा ले आई गई। तो जेकबिन गवर्नमेंट जो थी वो तो बड़ी जल्दी जल्दी में सब काम करना चाहती थी। तो पहले आते ही रॉबेस्पियर और उसकी सरकार ने जाके और स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया। फ्रांस के अंदर बहुत सारी कॉलोनीज थी, कैरेबियन में, मार्टिनिक में, सैन डोमिंगो में, जहां पर सारा जो खेती थी वो तो तंबाकू की, इंडिगो की, शुगर की, कॉफी की, ये स्लेव्स ही करते थे। और यूरोपियन तो इन कॉलोनीज में जाना पसंद नहीं करते थे, तो जहाज चलाते थे स्लेव ट्रेडर्स, अफ्रीका जाके स्लेव्स को खरीदते थे और इन कॉलोनीज में जाके बेच आते थे। तो ट्रायंगुलर ट्रेड था यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के अंदर, और ये खूब चलता था 17वीं सेंचुरी में। फ्रेंच, जहाँ पे हमने जो बताया उसमें वो कोस्ट के ऊपर चलते थे। जो ये सारी जो प्रोस्पेरिटी थी, जो बॉर्डियो बॉर्डियोक्स और नांटेस सिटीज जैसे सिटीज में, वो तो स्लेव ट्रेड के ऊपर ही चलती थी। तो अब किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं था ये फैसला करना कि स्लेवरी को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे फ्रांस की एक बड़ी अमीर कौम थी उसको धक्का लगने वाला था। और 18th सेंचुरी के दौरान सारा ये स्लेवरी के, हालांकि क्रिटिसिज्म थी कि स्लेवरी नहीं होनी चाहिए, कि इस तरह से आप किसी आदमी का हक कैसे उससे छीन सकते हो। और कई लंबी डिबेट हुई नेशनल असेंबली के अंदर, जहां एक राइट्स ऑफ मैन को एक्सटेंड किया जाए हर फ्रेंच सब्जेक्ट के ऊपर, इंक्लूडिंग द कॉलोनीज के अंदर जो लोग रहते हैं, मगर कोई कानून पास नहीं किया जा रहा था। और पर फाइनली जो कन्वेंशन बनी रॉबेस्पियर के अंडर 1794 में, उसने सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया फ्रेंच ऑपरेशन और पोजेशन से। पर फिर वही हुआ कि कुछ साल बाद जब नेपोलियन का राज आया, तो ये सिर्फ 10 साल के लिए ही चल पाया ये बैन, और फिर नेपोलियन ने दोबारा स्लेवरी शुरू कर दी। और जो प्लांटेशंस थे उसके अंदर फिर वही निग्रो पकड़ के उन्होंने रखना शुरू कर दिया। तो जो उसके बाद में फाइनली एबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी हुई है, वो जाके 1848 में हुई है। तो नेपोलियन के भी काफी देर जाने के बाद दोबारा से जो एमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स, फ्रीडम ऑफ स्लेव्स हुई, वो उसके बाद जाके हुई। निग्रो एक शब्द है जो कि ब्लैक्स को या अफ्रीका से आए लोगों को कहते हैं, खासतौर पे जो सब सहारा से नीचे जो लोग हैं वो ज्यादा डार्क होते हैं, काले होते हैं, लेकिन उनके लिए अच्छा शब्द नहीं है। तो आप किसी अफ्रीकन को अगर निग्रो बुलाओगे तो हो सकता है आपसे लड़ जाए वो, तो अच्छा शब्द नहीं है, नेगेटिव मीनिंग रखते हैं इसके लिए। रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, कि आपका हर रोजमर्रा की जिंदगी में ये रेवोल्यूशन का क्या मतलब रहा। तो क्या ये रेवोल्यूशन लोगों के कपड़े, उनकी भाषा, उनकी किताबों तक पहुंच पाई? तो कई चेंजेस थे जो 1789 के बाद में साधारण लोगों की जिंदगी में आए। तो जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स थी, वो कई कानून थे जिसे पास उन्होंने किया, जिससे जो आइडियाज ऑफ लिबर्टी और इक्वालिटी था वो रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन गए। और जैसे ही स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टील हुआ, बेस्टील के अंदर हमने देखा था एक किले पे जनता ने हमला कर दिया था, जिससे शुरुआत हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन की। और सबसे पहला काम था वो अबॉलिशमेंट ऑफ सेंसरशिप था। तो अब इसके बाद में पुराने रिजीम से जबकि परमिशन लेनी पड़ती थी हर किताब और न्यूज पेपर प्ले की, तो ये परमिशन को खत्म कर दिया गया। अब कोई आदमी कुछ भी लिख सकता था बगैर किसी सेंसरशिप के। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो थी वो राइट ऑफ मैन ने
उसे कह दिया था और अब एक सिटीजन को मिल गई थी न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, किताबें, प्रिंटेड बुक्स अब आम फ्रांस के शहरों के अंदर मिलती थी और वहां से जल्दी ही कंट्री साइड या दूर दराज के इलाकों तक भी पहुंच जाती थी। और कई इवेंट थे यहाँ पे अब लोग आके सिर्फ चर्चा करने के लिए आते थे और मीडियम ऑफ प्रिंट भी था और डायलॉग्स भी के अंदर भी फ्रीडम थी। कई गाने, सॉन्ग्स, फेस्टिवल प्रोसेशंस, इस तरह की चीजें होती थी जिसके अंदर आपके जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर डायलॉग हो पाता था। इसी तरह से ये प्रिंटिंग प्रेस का एक उदाहरण दिया है। अनोनिमस प्रिंट्स हैं उस समय के। मरत एड्रेसिंग द पीपल, दिस इज द पेंटिंग बाय, तो मरत उस टाइम पे एक लीडर था जो कि लोगों को एड्रेस कर रहा है इसी तरह के डिस्कशंस के अंदर। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये है कि 1804 के अंदर जब नेपोलियन जब तक आया एम्परर ऑफ फ्रांस, तो उसने जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनको हराना शुरू कर दिया और उनकी जो डायनेस्टीज थी, उनके जो पुराने राजघराने चले जा रहे थे और जो किंगडम्स क्रिएट हुए थे उनको हटाना शुरू कर दिया और अपना परिवार वहां बिठाने लगा। तो नेपोलियन मानता था कि वो जो ये नई मॉडर्न पॉलिटिकल सोच थी इसको लेके मॉडर्नाइज कर रहा है यूरोप को लेके। और पहले जो प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी थी उसको उसने बढ़ावा दिया। फिर एक इंसिडेंटली जो स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स के लिए भी उसने सिस्टम बनाया, जैसे अब डेसिमल सिस्टम कहते हैं, जहाँ पे 1 किलो का जो वेट है वो हर जगह पे वही सेम है ताकि आप उसको ज्यादा दूर तक भी चीजों को ट्रेड कर सकते हो। शुरुआत के अंदर तो जो नेपोलियन था उसको बहुत लिबरेटर माना गया और ये माना गया कि वो सब जगह यूरोप के अंदर फ्रीडम ला रहा है, मगर क्योंकि वो तो अपने परिवार के लोग बिठा रहा था उनकी जगह, तो जल्दी ये समझ में आया कि नेपोलियन तो एक लिबरेटर नहीं है, नेपोलियन तो इन्वेडर है। वो तो जैसे चंगेज खां होता था उस तरह से अपनी आर्मी को लेके जीतना चाहता है ज्यादा से ज्यादा एरिया को। तो 1804 से लेके 1815 9 साल तक जो नेपोलियन है वो अपना राजपाट बढ़ाता गया और उसके बाद में फिर वो हार गया। वाटरलू के अंदर एक लड़ाई थी वहां जाके। और इस सब के बावजूद आप ये मानिए कि जो आइडियाज ऑफ लिबर्टी और हम राजाओं के बगैर जी सकते हैं एज अ पीपल, ये और मॉडर्न लॉज हम क्या होनी चाहिए, कैसी हैं, इन सब चीजों को यूरोप और बाकी सब दुनिया के अंदर भी पहुंचाने के अंदर नेपोलियन का भी हाथ था और फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी हाथ था। तो ये डेमोक्रेटिक राइट्स और लिबर्टी, आइडियाज ऑफ लिबर्टी जो थे, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की देन थी सारी दुनिया को ना, जो फ्रांस से बाकी यूरोप के अंदर 19th सेंचुरी में पहुंची। और धीरे धीरे फ्यूडल सिस्टम जो थे, जो एक पुरानी क्लर्जी या नोबिलिटी थे जिन्होंने जमीन अपने नाम करा रखी थी, इसको हटाया गया। इस दौरान जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे, जो जैसे इंडिया, उनके ऊपर भी ये आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट टू क्रिएट अ सॉवरेन नेशनल स्टेट, एक आपकी नेशनल स्टेट है जो हर आपके एक साधारण नागरिक के हकों को रिकग्नाइज करती है। इस चीज के आइडियल्स देखे गए कॉलोनाइज स्टेट तो इंडिया जैसी जगहों पे भी पहुंचे। तो ये देखा जा रहा है कि टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय इसी तरह के इंडिविजुअल थे जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत प्रभावित थे। जो राजा राम मोहन रॉय है वो तो कई जगह पे देखा गया कि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के उदाहरण देता रहता था। तो इसी के साथ आपका जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का टॉपिक है वो खत्म होता है। अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, तो स्लेवरी खत्म